Dear students, coming illustration is a mixed concept based problem, and through coming illustration we will learn the application of the Coulomb's law and basic kinematics. जेई मेंस और जेई एडवांस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो मिक्स कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम होते हैं। तो कमिंग इलस्ट्रेशन जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इसी टाइप का प्रॉब्लम है। तो चलते हैं इलस्ट्रेशन सेक्शन में। In this illustration, it is given a non-conducting rod is bent at right angle and two small beads of equal mass small m carrying charges q1 and q2 of opposite sign can slide without friction on two sides of the rod. The rod is kept fixed on horizontal plane. आप डायग्राम फॉलो कर सकते हो। डायग्राम में हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग रॉड थी जिसको 90 डिग्री एंगल में हम लोगों ने फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद दोनों साइड्स में जो परपेंडिकुलर साइड्स हैं वहां पे हम लोगों ने अटैच की बीट्स, चार्ज बीट्स। एक बीट का चार्ज Q1 तो दूसरी बीट का चार्ज Q2, दोनों अपोजिट साइन के चार्जेस थे, लेकिन दोनों बीट्स का मास इक्वल था। बोथ बीट्स आप यहां पे जैसे देख सकते हो परपेंडिकुलर साइड में मूव कर सकते हैं विदाउट फ्रिक्शन, दैट मीन्स देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये फिक्स है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। जो रॉड है, नॉन कंडक्टिंग रॉड है, उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम लोगों ने फिक्स कर दिया। दैट मीन्स वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम टॉप व्यू ले रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज द बीट्स आर रिलीज फ्रॉम द रेस्ट साइमल्टेनियसली एट डिस्टेंस L and 2L फ्रॉम द कॉर्नर एज शोन इन द फिगर। आप यहाँ पे t इक्वल टू 0 की सिचुएशन देख रहे हो, टॉप से देख रहे हो, टॉप व्यू है। यहाँ पे बीड नंबर 1 की डिस्टेंस कॉर्नर से है 2L और बीड नंबर 2 की डिस्टेंस कॉर्नर से है कैपिटल L। व्हेन वन ऑफ द बीट रीचेस द कॉर्नर, हमने यहाँ पे जब रिलीज कर दिया एक साथ तो उनमें से एक बीट कॉर्नर तक पहुंच गई। तो हमें बतलाना है कि दूसरी बीट की पोजीशन उस समय कहाँ पे होगी, वेयर वुड बी द अदर बीट बी लोकेटेड। दूसरी बीट की लोकेशन हमें मालूम करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस डायग्राम को कॉपी कर लेता हूं नेक्स्ट पेज में। सो दिस इज द सिचुएशन। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना होगा कि Q1 और Q2 दो चार्ज पार्टिकल्स हैं, इनमें लगने वाले फोर्सेस क्या क्या हैं। एक फोर्स तो हम लोग क्लियरली कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स होता है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस। तो मैं इन दोनों चार्जेस को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देता हूं। ये सिचुएशन है t इक्वल टू 0 की। t इक्वल टू 0 में लगने वाले फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस, ये फोर्सेस होंगे। इसके अलावा वेट एक्ट करेगा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन वो बैलेंस हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट ऑफर्ड बाय द रॉड। साथ साथ यहां पे नॉर्मल रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी एक्ट करेगा। सपोज दिस एंगल इज थीटा। अगर हम लोग यहाँ पे एंगल थीटा ले लें, ये तो फोर्स हमने F लिख लिया, सपोज मैं इस एंगल को ले लेता हूँ थीटा। अब ये जो थीटा, अगर ये एंगल है तो ये कंपोनेंट हो जाएगा F cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा F sin थीटा। F sin थीटा जो कंपोनेंट होगा फोर्स का, दैट कंपोनेंट विल बी बैलेंस्ड बाय द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाय द रॉड। तो हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स के बारे में केयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली अगर मैं यहाँ की बात करूं तो ये जो कंपोनेंट दिस एंगल विल बी थीटा, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा फोर्स का F cos थीटा और ये भी नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाय द रॉड से बैलेंस हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा फोर्स का, ये कंपोनेंट यहाँ पे होगा F sin थीटा। अब हम लोग यहाँ पे F की वैल्यू लिख लें। कूलॉम्स लॉ में हम लोग फोर्स के बारे में जानते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स है यहाँ पे। ये फोर्स हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लें कि सेपरेशन बिटवीन द बीट्स इज स्मॉल r, तो फोर्स की वैल्यू हो गई K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ओके, थीटा एंगल हम लोगों ने यहाँ पे कंसीडर किया था और ये डिस्कस कर लिया था कि यहाँ पे बीट नंबर 1 को मूव कराने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है वो है F cos थीटा, और यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है दैट इज F sin थीटा। अब हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ द बीट के बारे में एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो यहाँ पे A1 एक्सेलरेशन हो जाएगा और ये हो जाएगा A2। बोथ एक्सेलरेशन विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड द कॉर्नर।
अब हम लोग यहाँ पे a1 की वैल्यू लिख लें, a1 इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाई स्मॉल n, और यहाँ पे a2 की वैल्यू f sin थीटा डिवाइडेड बाई स्मॉल n. नाउ लेट अस फाइंड द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द बीट्स. a1 इज टू a2 निकाल लें. a1 इज टू a2 अगर करेंगे तो रिलेशन हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, f डिवाइडेड बाई m, f डिवाइडेड बाई m कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा, cot थीटा. और अगर कॉट थीटा हमारे पास आ गया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल भी है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू 2l डिवाइडेड बाई l, दैट मीन्स 2. हमें वैल्यू आ गई a1 इज टू a2. रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द बीट्स आ गए. तो t इक्वल टू 0 की सिचुएशन थी ये. अब दोनों बीट्स ने मूव करना शुरू किया फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी 0, बीट नंबर 1 और बीट नंबर 2, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0. अब यहाँ पे dt टाइम इंटरवल कंसीडर करिए. सो लेट अस कंसीडर टाइम इंटरवल dt. टाइम इंटरवल dt में बीट नंबर 1 मूव कर जाएगी राइटवर्ड डायरेक्शन में, और बीट नंबर 2 अगर हम लोग इस डायग्राम को देख रहे हैं, स्क्रीन को देख रहे हैं, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नॉट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि वैसे तो हम लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस पूरे सिस्टम को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन इस डायग्राम को देख के हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा. तो dt टाइम इंटरवल में ये यहाँ पे और ये यहाँ आ जाएगा. यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बीट नंबर 1 इज ds1 और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बीट नंबर 2 इज ds2. इसको हम लोगों ने ds2 ले लिया. अब आफ्टर द एंड ऑफ द टाइम इंटरवल dt, क्योंकि दोनों बीट इनिशियल वेलोसिटी 0 से चलना शुरू कर चुकी हैं, एक्सेलरेशन हो रहा है और टाइम इंटरवल स्मॉल है, तो हम लोग यहाँ पे इमेजिन कर लेंगे, बल्कि कंसीडर कर लेंगे कि दोनों बीट का एक्सेलरेशन ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल dt विल रिमेन कांस्टेंट. हम लोग ऐसा कंसीडर करना अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी एलिमेंटल टाइम इंटरवल हो या एलिमेंटल हमारे पास कोई डिस्प्लेसमेंट हो, वहाँ पे हम लोग इन प्रॉपर्टीज को, जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ड्यूरिंग दैट इंटरवल, उसको कांस्टेंट मानते हैं. तो dt इज वेरी स्मॉल इंटरवल, तो हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशंस को कांस्टेंट हम लोग एज्यूम कर सकते हैं. तो सपोज यहाँ पे वेलोसिटी हो गई dv1 और यहाँ पे वेलोसिटी हो गई चेंज dv2. इनफैक्ट ये जो चेंज इन द वेलोसिटी मैं लिख रहा हूँ, दिस इज द एक्चुअल वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल्स और बीट्स आफ्टर द एंड ऑफ द इंटरवल dt. अब ये dv1 और dv2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लें. एक्सेलरेशन कांस्टेंट है a1, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं dv1 इज इक्वल टू a1 मल्टीप्लाइड बाई dt. सिमिलरली वी कैन राइट चेंज द वेलोसिटी ऑफ द बीट नंबर 2, dv2 इक्वल टू a2 मल्टीप्लाइड बाई dt. नाउ लेट अस फाइंड द रेशियो ऑफ दिस वेलोसिटीज. dv1 डिवाइडेड बाई dv2 में लिख देता हूँ, यह आ जाएगा dt कैंसिल होने के बाद a1 बाई a2, और a1 बाई a2 की जो रेशियो है दैट इज 2. That means dv1 is equal to twice the dv2. और जो रेशो वेलोसिटी का होगा, चेंज इन द वेलोसिटी का होगा, वही रेशो डिस्प्लेसमेंट का होगा. तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ds1 is equal to 2 multiplied by ds2. ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का रेशो आ गया. टाइम इंटरवल हम लोगों ने कितना कंसीडर किया था, dt. अब इस रेशो को देख के हम लोग बतला सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बीट नंबर 1 will be double of the displacement of the beat number 2. अगर हम लोग टाइम इंटरवल सेम ले रहे हैं दोनों बीट्स के लिए, तो जितने टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट होगा बीट नंबर 2 का, उससे डबल डिस्प्लेस हो जाएगा बीट नंबर 1 का. तो ये कंक्लूजन हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हो गया. अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कॉर्नर से दोनों बीट्स की डिस्टेंस कितनी है. ये मूव कर चुका है ds2, इनिशियल डिस्टेंस थी कैपिटल L, दैट मीन्स दिस डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू L माइनस ds2. ये डिस्टेंस हो गई L माइनस ds2. सिमिलरली वी कैन राइट द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्टेंस ऑफ दिस बीट नंबर 1 फ्रॉम द कॉर्नर. दिस इज 2L माइनस ds1. ये डिस्टेंस हो गई 2L माइनस ds1. और अब अगर मैं यहाँ पे ds1 और ds2 के रेशो को देखूं, तो ये था ds1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई ds2. तो यहाँ पे ds1 की वैल्यू मैं ds2 के टर्म में लिख सकता हूँ. इस डिस्टेंस को सपोज हम लोग L माइनस ds2 को L डैश लिख लें. ये तो मैंने लिख लिया. अब मैं इस डिस्टेंस को लिख लेता हूँ L डैश, यहां से यहां तक. अब अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले लूं 2,
2 मैंने कॉमन ले लिया तो ये आ गया L माइनस DS2. L minus DS2 equal to L dash, that means this distance equal to 2L dash. तो ये कॉर्नर से बीड नंबर 1 की डिस्टेंस हो जाएगी 2L dash. अब अगर डिस्टेंस के बारे में देखें तो इनिशियल डिस्टेंस बीड नंबर 2 की थी L, अब हो गई L dash. बीड नंबर 1 के बारे में देखें तो इनिशियल डिस्टेंस थी 2L, अब हो गई 2L dash. दैट मीन्स जो रेशियो ऑफ द डिस्टेंस है ये हमारे पास ये 2 है. बीड नंबर 1 की डिस्टेंस कॉर्नर से और बीड नंबर 2 की डिस्टेंस कॉर्नर से ये रेशियो 2 है. अब अगर हम लोग फर्दर एक टाइम इंटरवल dt कंसीडर करें, देखें कि इसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे बीड नंबर 1 और बीड नंबर 2 का डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, उसको कंसीडर करने से पहले हम लोग यहाँ पे देख लें कि एक्सेलरेशन क्या होगा. एक्सेलरेशन के लिए फोर्स कंसीडर करना होगा, तो ये सपोज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया F डैश और F डैश, क्योंकि अब डिस्प्लेसमेंट हो चुका है तो इनिशियल फोर्स वाज F, अब हम लोगों ने ले लिया F डैश. अब अगर हम लोग F डैश फोर्स और F डैश फोर्स यहाँ पे देख रहे हैं तो ये जो डिस्टेंस है 2L डैश और ये L डैश, एग्जैक्टली सिचुएशन वैसे ही आ रही है जो हमारे पास t इक्वल टू 0 की कंडीशन थी. अब अगर हम लोग फर्दर टाइम इंटरवल dt ले लें, इसके बाद का टाइम इंटरवल dt कंसीडर कर लें, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द बीट्स विल नॉट चेंज, क्योंकि इनिशियल टाइम में जो डिस्टेंस था 2L और यहाँ पे था L, यहाँ पे डिस्टेंस है इस टाइम में 2L डैश और L डैश. इसका मतलब रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द बीट्स विल नॉट चेंज. अगर रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द बीट इज नॉट चेंजिंग तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इन दिस टाइम इंटरवल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बीट नंबर 1 will be again double the displacement of the bead number 2. अगर एक्सेलरेशन का रेशियो मेंटेन है तो डिस्प्लेसमेंट का भी रेशियो यहाँ पे मेंटेन होगा. दैट मीन्स जितने टाइम इंटरवल में बीड नंबर 2 डिस्प्लेस होगी जितना, उससे डबल डिस्प्लेस होगी बीड नंबर 1. इफ वी फर्दर डिवाइड द डिस्टेंस ऑफ द बीड्स फ्रॉम द कॉर्नर, बहुत सारे एलिमेंटल टाइम इंटरवल में अगर हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर दें तो सिचुएशन हमेशा सेम रहेगी. दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बीड नंबर 1 विल बी ऑलवेज डबल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बीड नंबर 2. ये सिचुएशन हमेशा कॉर्नर तक मेंटेन रहेगी. अब अगर हम लोग कंसीडर करें कि बीड नंबर 2 कॉर्नर तक पहुंच गई, अगर कॉर्नर तक पहुंच जाएगी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी कैपिटल L, और हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि बीड नंबर 1 का डिस्प्लेसमेंट बीट नंबर 2 के डिस्प्लेसमेंट का डबल होगा. दैट मीन्स बीट नंबर 1 विल ट्रेवल डिस्टेंस 2L इन द सेम टाइम इंटरवल. इसका मतलब बीट नंबर 2 अगर L डिस्टेंस कवर करती है और पहुंच जाती है कॉर्नर तक, तो उतने ही टाइम इंटरवल में बीट नंबर 1 2L डिस्टेंस कवर करके कॉर्नर तक पहुंच जाएगी. इट मीन्स बोथ बीट्स विल रीच द कॉर्नर टुगेदर. दोनों बीट एक साथ कॉर्नर में पहुंचेंगी. तो अब हमारे पास फाइनल कंक्लूजन आ गया कि जैसे बीड नंबर 2 जितना टाइम लेगी यहाँ तक पहुँचने में, उतने टाइम में बीड नंबर 1 भी यहाँ तक पहुँच जाएगी. दैट मीन्स बोथ बीट विल रीच कॉर्नर टुगेदर. डियर एस्पिरेंट्स, Cengage India has launched the new edition of our JEE Advanced Physics books. Please visit www.cengage.co.in to buy a copy. You can also buy the books from Amazon or Flipkart.